कैसे हो भाई लोग, दीदी लोग? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? बायोलॉजी समझ में आ रही है? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और उसके सबसे पहले टॉपिक आता है ये। तो भाई लोग, दीदी लोग, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स एंजियोस्पर्म जो होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब ये पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि फ्लावर क्या होता है। व्हाट इज अ फ्लावर? फ्लावर क्या है? फ्लावर सबसे पहली बात एंजियोस्पर्म प्लांट में मिलता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहते हैं। अब फ्लावर है क्या? फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट। शूट के बारे में आप जानते हैं कि शूट क्या होता है, एरियल पार्ट होता है, ठीक है, और इसके अंदर नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। वो जगह जहां पर ब्रांचेस या फिर लीव्स लगती हैं उस जगह को हम क्या कहते हैं? उस जगह को हम नोड कहते हैं। और दो नोड्स के बीच के गैप को हम क्या कहते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। तो यहां पर ये जो शूट है ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस कैसे होता है कि इसमें इंटरनोड्स जो हैं वो शॉर्टन हो जाती हैं और नोड्स पास पास में आ जाते हैं। अब जब नोड पास पास में आ जाएंगे तो लीव्स भी पास पास में आ जाएंगी। लीव पास में आएंगी तो वो क्या करती हैं? एक सर्किल के अंदर अरेंज हो जाती हैं, ठीक है, और जितने भी लीव्स हैं वो अलग अलग फ्लोरल पार्ट में मॉडिफाई हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको एक बार में कहा जाए तो फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट फॉर modified for sexual reproduction, ठीक है। फ्लावर इज अ कंडेंस्ड शूट modified for sexual reproduction, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? अब आते हैं आगे की बात करते हैं, फ्लावर का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है कब? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो तभी तो बनेगा जब रिप्रोडक्शन का सीजन आएगा। जब भी किसी प्लांट का रिप्रोडक्टिव सीजन आता है, ठीक है, तो फ्लावर का डेवलपमेंट होता है। फ्लावर का डेवलपमेंट एक खास तरह की बड से होता है। इस बड को फ्लोरल बड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोरल बड, ठीक है। अब होता क्या है कि प्लांट पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम आपने पढ़ा होगा कि जो वो मेरिस्टेम जो कि चारों तरफ से परमानेंट टिश्यू से घिरा हुआ उसे इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो ये क्या करता है? रिप्रोडक्टिव सीजन के अंदर क्या होता है? इस मेरिस्टेम के अंदर क्या है? फ्लोरल जीन एक्टिव हो जाते हैं। फ्लोरल जीन एक्टिव हो जाते हैं तो उनसे एक खास तरह का हार्मोन निकलता है, इसे फ्लोरिजन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। फ्लोरिजन हार्मोन क्या करता है? फ्लोरल मेरिस्टेम बनाता है। एक खास तरह का मेरिस्टेम बनाता है जिसमें नोड्स जो हैं वो पास में आ जाएंगे और इंटरनोड की जो है शॉर्टनिंग हो जाएगी। और अब इस तरह से जो बड बनती है उसे फ्लोरल बड कहते हैं, ठीक है। फ्लोरल बड आगे जाकर क्या बनाती है? फ्लावर बनाती है, ठीक है। फ्लावर का डेवलपमेंट फ्लोरल बड से होता है और नॉर्मल जो बड होती है उसे वेजिटेटिव बड कहते हैं, जिससे पूरा शूट बनता है। ओके जी, तो ये है आपका डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर कैसे बनता है, ठीक है, और इसके लिए जो बनने वाला जीन है वो क्या नाम है? एक्ट फ्लोरल जीन होते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ फ्लावर की। तो फ्लावर जिस ब्रांच पे उगता है, स्टेम की वो ब्रांच या स्टेम पर जिस पर वो उगता है उस ब्रांच को कहते हैं फ्लोरल ब्रांच। उसे पेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये स्टेम का पार्ट है, ठीक है, तो इस पर नोड्स भी होंगे और इंटरनोड्स भी होंगे, ठीक है। तो अब ये जो नोड है यहां पर ये जो फ्लावर निकलेगा, नोड पर फ्लावर निकलता है। जहां पर फ्लावर निकलता है उस जगह पर अगर फ्लावर के साथ में एक और पत्ती जैसी स्ट्रक्चर, लीव जैसी स्ट्रक्चर निकलती है, इसे ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। अगर ब्रैक्ट है तो उस प्लांट को कहेंगे ब्रैक्टिएट फ्लावर, और अगर नहीं है तो बोलेंगे ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। अब फ्लावर का जो एक लंबा फिलामेंट जैसा स्टॉक निकलता है उसे कहते हैं पेडिकल, ठीक है। अब ये पेडिकल जो होता है, पेडिकल के ऊपर दो पत्ती जैसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स और होती हैं जिन्हें ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। जनरली ये नहीं मिलती, ठीक है, लेकिन अगर ये हैं तो प्लांट को कहेंगे ब्रैक्टियोलेट। अब पेडिकल के सबसे लास्ट वाला पार्ट जो होता है वो थैलेमस होता है। ये फूला हुआ पार्ट होता है जिस पर सारे के सारे फ्लोरल पार्ट्स लगे हुए होते हैं। एक्चुअली सिर्फ यही एक ऐसा पार्ट है जहां पर इंटरनोड शॉर्टन हुए थे और नोड्स पास में आ गए थे, ठीक है। तो एक्चुअली जो कंडेंस्ड शूट है वो कहां पर होता है? थैलेमस में होता है। अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करते हैं। फ्लावर की स्ट्रक्चर कैसी होती है? तो फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चर में क्या होते हैं? मेजर फ्लोरल पार्ट होते हैं। फ्लोरल पार्ट जो हैं वो मॉडिफाइड लीव्स हैं जो सर्किल के फॉर्म में अरेंज हो गई हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं एसेसरी, जो कि रिप्रोडक्शन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं लेते लेकिन हेल्प करते हैं, ठीक है।
ये दो हैं, एक तो बाहर वाला आउटर कैलिक्स और इनर कोरोला। आउटर कैलिक्स जो होता है ग्रीन कलर के सेपल से बना होता है और इसका बेसिक काम होता है फोटोसिंथेसिस, और कोरोला जो होता है कलरफुल पेटल से बना होता है और इसका बेसिक काम होता है पॉलिनेशन। ठीक है, दूसरा जो टाइप का फ्लोरल पार्ट है वो है नेसेसरी फ्लोरल पार्ट, जो रिप्रोडक्शन करता है, इसीलिए इसे रिप्रोडक्टिव पार्ट भी कहते हैं। और ये दो हैं, आउटर एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है और दूसरा इनर गाइनोसियम जो कि फीमेल पार्ट है। अब आप इस डायग्राम में देखिए तो आपको सबसे नीचे पेडिकल मिलेगा जो कि क्या है, फ्लावर का स्टॉक है। उसके ऊपर फूला हुआ हिस्सा जो है वो थैलेमस है। थैलेमस पे सबसे नीचे सबसे बेस में लगा हुआ है कैलिक्स, ग्रीन कलर के सेपल से बना हुआ। उसके बाद में है कलरफुल कोरोला, ठीक है, जो कि पेटल से बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद में आता है लंबे से धागे जैसे फिलामेंट्स पे लगे हुए हैं स्टेमन, स्टेमन एंड्रोशियम बनाता है। ठीक है, और उसके बाद में आता है गाइनोसियम जो बिल्कुल सेंटर के अंदर है। ठीक है, ये पिस्टल से बना होता है जिसके तीन पार्ट आपको क्लियर दिख रहे हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी नीचे फूला हुआ हिस्सा। ठीक है, तो ये क्या है, इसका जो है फ्लावर का जो मेन स्ट्रक्चर है। और इनके अलग अलग काम भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि गाइनोसियम जो है, गाइनोसियम का मेन काम क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट बनाना। एंड्रोशियम का काम क्या है, इसकी यूनिट है स्टेमन और इसका मेन काम क्या है, मेल गैमेट बनाना, मेल गैमेटोफाइट बनाना। कोरोला की यूनिट है पेटल, ये कलर्ड होते हैं और इसका मेन काम क्या है, पॉलिनेशन करना। कैलिक्स, कैलिक्स की यूनिट होती है, ये ग्रीन कलर के होते हैं और इसकी यूनिट होती है सेपल और इसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना। तो अब हम सिर्फ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करेंगे। तो पहला जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे कहते हैं एंड्रोसियम। ठीक है, मेल नेसेसरी ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसकी यूनिट जो होती है स्टेमन होती है। स्टेमन मॉडिफाइड लीव होती है जिसे माइक्रोस्पोरोफिल भी कहा जाता है। ठीक है, ये माइक्रोस्पोरोफिल का मॉडिफाइड वर्जन है। जैसे कि आप लोग जिम्नोस्पर्म और टाइडोफाइट कहते हैं तो उनके अंदर माइक्रोस्पोरोफिल होती हैं, वो पत्तियां जिन पर, वो लीव्स जिन पर माइक्रोस्पोर बनते हैं तो उन्हें माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। यहां पर ये क्या है, स्टेमन है। ठीक है, तो स्टेमन आर द मॉडिफाइड माइक्रोस्पोरोफिल। अब स्टेमन के दो पार्ट होते हैं, एक जो बेसिक पार्ट, बेसल पार्ट जो होता है उसे फिलामेंट कहते हैं, धागे जैसा दिखता है। ये डायग्राम के अंदर आपको नीचे दिख रहा है एक लंबा सा धागा या डंडी जैसी जो लिख रही है, उसे क्या बोलेंगे, उसे फिलामेंट कहते हैं। और जो ऊपर का पार्ट होता है उसे एंथर कहते हैं। ठीक है, ऊपर का फूला हुआ पार्ट होता है, चैम्बर जैसा सा दिखता है, उसे एंथर कहते हैं। ये दो पार्ट से बना होता है, एक एंथर लोब और दूसरा कनेक्टिव टिश्यू। एंथर लोब दो होती हैं, हर एक एंथर लोब के अंदर दो स्पोरेंजिया होती हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। यहां पर अब जैसे इस डायग्राम के अंदर दो एंथर लोब्स हैं, ठीक है, तो यहां पर स्पोरेंजिया कितनी होंगी, 4। ठीक है, क्योंकि एक एंथर लोब में कितनी होती हैं, 2 होती हैं, तो दो एंथर लोब में कितनी होंगी, 4। और इन दो एंथर लोब को आपस में जोड़ के रखने वाले टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो इनको जोड़ के रखता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेमन की। तो ये 3 तरह के होते हैं एंथर लोब के नंबर के बेसिस पे, कि एंथर लोब में कितने एंथर लोब्स हैं। ठीक है, एक एंथर में कितने एंथर लोब हैं, उसके बेसिस पे ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है डायथिकस। डायथिकस को टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। डायथिकस में 2 एंथर लोब होती हैं, इसीलिए इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होंगी और इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी कहते हैं। दूसरा आता है मोनोथिकस। मोनोथिकस के अंदर क्या होता है, मोनोथिकस के अंदर एक एंथर लोब होती है, इसे डाइस्पोरेंजिएट भी कहते हैं, क्योंकि अगर एंथर लोब एक है तो स्पोरेंजिया भी कितनी होंगी, 2 होंगी। ठीक है, तीसरा आता है स्टेमिनोड। इसके अंदर एंथर होते ही नहीं, एंथर लोब्स होती ही नहीं, सिर्फ फिलामेंट होता है, इसे स्टेमिनोड कहते हैं और ये रिप्रोडक्शन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता। अब अगर एंथर का हम ट्रांसफर सेक्शन या टीएस काट के देखेंगे तो हम देखेंगे कि एंथर को हम जब काटते हैं तो आपको 2 एंथर लोब क्लियर दिख रही हैं यहां पर। ठीक है, और हर एंथर लोब के अंदर आपको 2 माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रही हैं। ठीक है, और इन दोनों एंथर लोब को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्टिव टिश्यू सी लिखा हुआ है, तो कनेक्टिव टिश्यू भी है। क्लियर है बच्चे। अब 2 माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच में अनफर्टाइल टिश्यू रहता है। ठीक है, और धीरे धीरे जैसे जैसे जो एंथर मैच्योर होता जाता है, ये इमेच्योर एंथर है, जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे क्या होता है, ये जो है अनफर्टाइल टिश्यू ये डिजेनरेट होता जाता है और क्या करता है, एक चैम्बर बना देता है। अब दोनों माइक्रोस्पोरेंजिया आपस में फ्यूज हो गई और एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बन गई जिसे पोलन चैम्बर कहते हैं। और इस पोलन चैम्बर के अंदर क्या भरे होते हैं, पोलन ग्रेन्स भरे हुए
होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अब जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये पोलन चैम्बर फट जाते हैं और उसमें से पोलन ग्रेन क्या होते हैं, बाहर रिलीज हो जाते हैं। अक्सर पोलन ग्रेन रिलीज होते समय 2 या 3 सेल की स्टेज में होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे क्या होती है। अब देखते हैं स्टेमन का डेवलपमेंट कैसे होता है। स्टेमन थैलेमस पे बनते हैं। तो जब स्टेमन डेवलप होने होते हैं तो थैलेमस पर एक आउटग्रोथ बनती है। लगातार थैलेमस की सेल माइटोसिस करती हैं और एक आउटग्रोथ बना देती हैं। यह आउटग्रोथ क्या होती है, थैलेमस पर आराम से दिखती है, क्लियर। अब इसमें बेसल पार्ट में ज्यादा ग्रोथ होती है, जिससे एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। अब नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे एंथर प्रिमोडियल, जो आगे जाकर एंथर बनाता है। ठीक है, अब ये जो एंथर प्रिमोडियल है, इसकी जो सबसे बाहर वाली सेल्स हैं वो थोड़ी डिफरेंशिएट हो जाती हैं और वो क्या बनाती है, एपिडर्मिस बनाती हैं। अब उन्हें क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब ये एंथर प्रिमोडियल ग्रो करता है। जब ये एंथर प्रिमोडियल ग्रो करता है तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो कॉर्नर्स में ज्यादा होती है, 2 कॉर्नर्स में ज्यादा होती है, 2 कॉर्नर में कम होती है। तो आप देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो कुछ एक इस तरह से बन जाएगी कि आपको 2 कॉर्नर में ग्रोथ ज्यादा दिखेगी इसकी और 2 कॉर्नर में कम दिखेगी। अब हर कॉर्नर की एक सेल डिफरेंशिएट हो जाती है और आगे के लिए डिवीजन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेती है। इस सेल को हम आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं, जो आगे जाकर माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगी। अब इस आर्कीस्पोरियल सेल में क्या होता है ये देखते हैं। तो आर्कीस्पोरियल सेल है, इसमें एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन का मतलब होता है ऐसा डिवीजन, ऐसा माइटोसिस जो क्या हो, पेरिफ्री के पैरेलल हो। ठीक है, इससे 2 तरह की सेल बनती हैं, एक आउटर सेल और एक इनर सेल। 2 तरह की सेल बन जाएंगी, एक बाहर बनेगी सेल और एक अंदर सेल बन जाएगी। तो ये पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ इसमें, और 2 सेल बन गई। बाहर वाली सेल को हमने नाम दिया आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल या पीपीसी, और अंदर वाली जो पिंक कलर की आपको दिख रही है इसे इनर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहते हैं। ठीक है, या पीएससी कहते हैं। अब पीएससी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल ऐसी की ऐसी ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और प्राइमरी पेराइटल सेल के अंदर फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन हो जाएगा, फिर से एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। अब इससे 2 सेल बनेंगी। बाहर वाली सेल को बोलेंगे प्राइमरी एंडोथीसियल सेल, जो कि आपको पर्पल कलर में दिख रही है। ठीक है, और इसके बीच में आएगी प्राइमरी लेयर सेल, और सबसे सेंटर वाली सेल जो है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, जो कि पहले से मौजूद है। तो यहां पर इस तरह से एक के अंदर एक 3 सेल हो जाती है। अब यहां से ये पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम बनाती है। प्राइमरी एंडोथीसियल जो सेल होती है वो, उसमें लगातार एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, मल्टीपल एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं। ठीक है, और ये क्या बना देती है, एक लंबी सिंगल लेयर बना देती है, जिसे एंडोथीसियम कहते हैं। यहां पर आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रही है। ठीक है, एंडोथीसियम। ठीक है, इसके बाद में आता है प्राइमरी लेयर सेल। प्राइमरी लेयर सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पहले पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और फिर एंटीक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं, बहुत सारी मल्टीसेलुलर लेयर बन जाती हैं। ठीक है, इन लेयर्स को मिडिल लेयर कहते हैं। ठीक है, अब अगला आता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल जो होती है उसमें इरेगुलर डिवीजन होता है और एक स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाता है जो कॉम्पैक्ट होता है। इसकी सबसे बाहर वाली लेयर को कहते हैं टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या कर रही है, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस टिश्यू या स्पोरोजिनस टिश्यू को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ठीक है, और जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, माइक्रोस्पोर है उनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और माइक्रोस्पोर के बाहर जो है एक्साइन बनाने का काम भी यही करती है। अच्छा, अब यहां पर इन लेयर के अलावा सबसे बाहर जो लेयर थी वो तो एपिडर्मिस है ही, पहले से ही मौजूद है। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो एंथर वॉल की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे बाहर क्या होगा,
एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या होगी एंडोथीसियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, फिर टेपिटम और स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो ये 5 इसके पार्ट हैं। इसमें एंडोथीसियम की थोड़ी इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी है। एंडोथीसियम के अंदर क्या होता है, एक खास तरह की इसकी जो सेल्स होती हैं उस पर खास तरह की थिकनिंग होती है और ये हाइग्रोस्कोपिक होती है। तो जैसे ही जो फ्लावरिंग सीजन आता है तो ये जो है पानी को एब्जॉर्ब करके ये क्या हो जाती है, फट जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, जो इसके अंदर पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जो इनके ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखती हैं, पर जैसे ही फ्लावरिंग सीजन आता है तो ये फट जाती हैं और ये पोलन ग्रेन को रिलीज कर देती हैं। दूसरा आता है टेपिटम। टेपिटम के 2 काम है, एक तो नरिशमेंट ऑफ द पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, और दूसरा काम क्या करेगी, माइक्रोस्पोर पर क्या बनाएगी, एक्साइन बनाती है स्पोरोपोलेनिन का सीक्रेशन करके। तो ये क्या है, एंथर वॉल की स्ट्रक्चर है और इस तरह से पूरा का पूरा एंथर डेवलपमेंट हो जाता है। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट की। माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट के लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, ठीक है, जिसके चारों तरफ टेपिटम थी, तो टेपिटम जब उसे न्यूट्रिशन देने लगती है तो स्पोरोजिनस टिश्यू की हर एक सेल क्या बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है, और वो आगे जाकर क्या करती है, रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस करती है, जिससे क्या बनते हैं, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये 4 माइक्रोस्पोर जो होते हैं वो अलग अलग शेप में होते हैं। कभी कभी ये लीनियर हो सकते हैं, कभी ये टी शेप हो सकते हैं, कभी आइसोबाइलेटरल हो सकते हैं। ज्यादातर सबसे ज्यादा जो मिलता है वो होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, सबसे कॉमन होता है टेट्राहेड्रल, जिसमें क्या होते हैं, 4 होते, जो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसके जैसा दिखता है। ठीक है, इसमें 3 सामने दिख रहे हैं और एक इसके ठीक पीछे दिखता है। ठीक है, अब ये क्या बन गए, माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो क्या होता है, आपस में अभी ये तो जुड़े हुए हैं, आपस में 4 माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना हुआ है, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच की जो वॉल है वो केलोज नाम के कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है, जो कि क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इससे माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं और क्या होता है, सारे के सारे माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अब इस पर, इन माइक्रोस्पोर पर टेपिटम की सेल के अंदर एक खास तरह के पार्टिकल होते हैं जिन्हें यूबिश बॉडी कहते हैं। यूबिश बॉडी क्या सीक्रेट करती है, यूबिश बॉडी स्पोरोपोलिनिन नाम का एक प्रोटीन सीक्रेट करती है। ठीक है, और ये स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन जो होता है ये बाहर पर, इसके माइक्रोस्पोर के बाहर एक लेयर बना देता है, मोटी लेयर बना देता है। इस लेयर को कहते हैं एक्साइन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन से बना होता है। ये स्पोरोपोलिन बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, किसके, वेदर चेंज होने के, एनवायरनमेंट के, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, इसीलिए जनरली पोलन ग्रेन्स पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, और जितने मैक्सिमम फॉसिल मिलते हैं प्लांट के फॉसिल, वो किसके होते हैं, पोलन्स के ही होते हैं। तो इसके ठीक, अब स्पोरोपोलिन का डिपोजिशन पूरे के पूरे माइक्रोस्पोर पे नहीं होता। एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये डिपॉजिट नहीं होता। एक ऐसी जगह होती है जहां पर ये डिपॉजिट नहीं होता स्पोरोपोलिन। ठीक है, और एक्साइन में उस जगह पर क्या बन जाता है, छेद बन जाता है। इस छेद को कहते हैं जर्म पोर। ठीक है, एक्साइन के ठीक नीचे पेक्टोसेलुलोज से बनी हुई एक लेयर होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। पेक्टोसेलुलोज यानी पेक्टिन और सेलुलोज से बनी हुई लेयर होती है, इसे इंटाइन कहते हैं। और उसके अंदर फिर माइक्रोस्पोर की जो है सेल होती है। अब आगे देखते हैं कि जो मेल गैमेटोफाइट है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है माइक्रोस्पोर से। तो अब जो मेन सेल है माइक्रोस्पोर की, उसमें एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है। एसिमेट्रिकल डिवीजन से 2 सेल बनती हैं, एक बड़ी सेल जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल, और एक छोटी सेल जिसे हम क्या कहते हैं, जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होती है उसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, आगे जाकर के इसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं और बाद में ये डीजनरेट हो जाता है। ठीक है, और जनरेटिव सेल छोटी होती है। अब जनरेटिव सेल की जो सेल वॉल है, सेल की जो बाहर का एनवेलप है, वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है और वो किसके अंदर चली जाती है, वेजिटेटिव सेल के अंदर चली जाती है। ये सेल इन सेल स्टेज है, एक सेल के अंदर दूसरी सेल फंसी हुई है। ये स्टेज आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ किसमें मिलती है, इसी जगह पे मिलती है। ठीक है, तो जैसे ही अब ये जनरेटिव सेल किसमें आ गई, वेजिटेटिव सेल के अंदर आ गई। ठीक है, अब क्या होगा, जनरेटिव सेल के अंदर
डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, जिससे 2 मेल गैमेट बन जाएंगे। अब ये कौन सी स्टेज के अंदर आ गया? 3 सेल स्टेज के अंदर आ गया। अब यहाँ पे 3 सेल हैं, 2 तो कौन है? मेल गैमेट हैं, और एक कौन सी है? वेजिटेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को यहां पर हम क्या नाम देते हैं? ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। क्यों कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस? क्योंकि पोलन ट्यूब जो होती है उसमें सबसे पहले क्या आता है? ट्यूब न्यूक्लियस ही होता है, ठीक है, जो बाद में डीजनरेट हो जाता है। और उसके बाद क्या बनते हैं? उसके बाद में कौन आते हैं? मेल गैमेट्स आते हैं पोलन ट्यूब के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये पहले आ गया ट्यूब न्यूक्लियस, फिर 2 मेल गैमेट और ये पोलन ट्यूब। तो ये है हमारा मेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट के अंदर बेसिकली 2 मेल गैमेट होते हैं और ट्यूब न्यूक्लियस होता है। अब ये आपको ऐसा नहीं लगता जैसे मेल गैमेट यानी दूल्हा, यहां 2 दूल्हे हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस भी है, ठीक है, और जो बाद में डीजनरेट हो जाता है, और पोलन ट्यूब भी जर्मिनेट हो रही है जो आगे ग्रोथ करेगी, आगे बढ़ेगी। ये बारात की तरह नहीं लग रहा, जिस बारात में 2 पोलन ट्यूब बारात है, उसमें 2 दूल्हे हैं मेल गैमेट और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। ऐसा बंदा जो लगातार दारू पी के खूब डांस कर रहा है, आगे सबसे आगे डांस कर रहा है, बाद में वहीं पे लुढ़क जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारा मेल गैमेट का डेवलपमेंट है। यहां पर आपका मेल पार्ट, मेल डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलपमेंट पूरा होता है। भाई लोग, ये लोग समझ में आया ना? सारे टॉपिक क्लियर हुए? अगर नहीं भी आया तो एक बार दोबारा वीडियो देखना। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट में क्वेश्चन पूछ लेना। मेरा नंबर आपको पता ही है और मेरा ईमेल आईडी भी आपको पता ही है। FB पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। तन मजबूत, मन मजबूत, अध्ययन मजबूत। बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग, स्टडी स्ट्रांग।